नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में करीब एक महीने तक चले चुनाव प्रचार प्रसार के बाद शनिवार यानी कि आज के दिन 5 अक्टूबर को हरियाणा के मतदाता नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। जी हाँ, मतदान शुरू हो चुका है और चंद घंटों बाद अब मतदान समाप्त होने वाला है। सो गाइस, हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता, जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में जो वोटर हैं हरियाणा के अंदर, वो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने में उतरे 1031 प्रत्याशियों का भाग्य का आज फैसला करने वाले हैं। मतलब कि इन सभी का जो किस्मत है वो आज लॉक होने वाली है ईवीएम मशीन के अंदर और उसका चुनावी नतीजा आएगा 8 अक्टूबर को। कौन हारा कौन जीता, जी हाँ, 8 अक्टूबर को होगा दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे आपको याद होगा तिरुपति मंदिर के अंदर जैसे हुआ था लड्डू का लड्डू, जी हाँ, घी का घी और लड्डू का लड्डू। आपको पता होगा कि किस तरह से तिरुपति मंदिर में जो प्रसादम जो बंटता है, जी हाँ, उसमें किस तरह से स्कैम को लेकर के झूठी अफवाह फैलाई थी चंद्रबाबू नायडू ने। किसके कहने पर आपको बखूबी पता होगा। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के सोची समझी बड़ी साजिश थी। उसको लेकर के मैंने टॉपिक कवर किया था अपने लास्ट वीडियो में, तो उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे टचअप नहीं करेंगे। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सुबह सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में जीत की हैट्रिक बनाने की उम्मीद कर रही है। जी हाँ, वर्तमान में जो सत्ता है यहाँ पर वो बीजेपी की है और तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर के इनके अंदर एक उम्मीद जग रही है, जैसे कि सभी पार्टी को जगती है। जबकि कांग्रेस 1 दशक बाद वापसी करने का अपना दावा कर रही है। मतलब कि कांग्रेस को अपने 10 साल के वनवास को खत्म करना है और यहाँ पर बीजेपी को किसी भी हालत में यहाँ पर तीसरी बार अपनी सरकार बनानी है। लेकिन अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो अभी हवा चल रही है वो चल रही है कांग्रेस की हरियाणा के अंदर। जी हाँ, लेकिन भाजपा की जितनी भी रैली हुई और जो लोगों का रुझान था उन रैलियों में संख्या इस बार काफ़ी कम दिखाई दी। हम कह सकते हैं कि भाजपा का इस बार हरियाणा से पत्ता साफ होने वाला है। लेकिन दोस्तों हम भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इंसान के अंदर, जी हाँ, जनता के मन में क्या चल रहा है वो अभी हम सटीक तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले भी लोगों के विचार बदल जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हरियाणा में इन्हीं 2 दलों के बीच में एक मेन मुकाबला है। और इसके अलावा कुछ जगहों पर ध्यान रखिएगा, इनोला बसपा और जजपा आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन टकरार दे रहा है। सो गाइस, पूरी हरियाणा में केवल इन्हीं की लहरों 2 पार्टी की ऐसा पॉसिबल नहीं है, अन्य पार्टी भी यहाँ पर रोल अदा करती हैं। और आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में खाता खोलने की इच्छा से जोर लगा रही थी और यहाँ पर 3 अक्टूबर को सभी पार्टियों की प्रचार पर, जी हाँ, चुनाव प्रचार पर लग चुका था फुल स्टॉप। लेकिन कुछ पार्टी ने पहले ही हिम्मत हार ली थी। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को भाजपा की, जी हाँ, मोदी सरकार की हरियाणा के पलवल में आखिरी रैली थी। वहीं पर हमने देखा कि कुछ समय पहले अमित शाह झारखंड में बिजी थे हरियाणा को छोड़ करके। जी हाँ, हमने देखा भी चंद दिनों पहले कि अमित शाह महाराष्ट्र में बिजी थे। उस चुनाव में वो बिजी थे जिसकी अभी तिथि भी नहीं आई है, जिसकी डेट भी अभी अनाउंस नहीं हुई है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन ये पहले से ही महाराष्ट्र की तरफ मूव कर चुके थे। सो गाइस, क्या लगता है कि आपको हरियाणा में वास्तविक रूप से इनका ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार, यहाँ पे चुनाव प्रचार करना बेकार है, हमारी जीत पक्का है, या फिर एक डर था कि अब हमारी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है, तो एक काम करते हैं, जहाँ पर अपकमिंग आने वाले समय में चुनाव हम लोग वहाँ पर करते हैं मेहनत। तो इसलिए ये सब महाराष्ट्र की तरफ हो गए थे मूव। तो आपकी इसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना। और हरियाणा के अंदर यानी कि आज के दिन इस प्रदेश में 90 विधानसभा हलकों में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां अच्छे से पूरी हो चुकी हैं। कुल 1031 प्रत्याशियों में आपको ध्यान रखना है कि 930 इसमें पुरुष हैं और अन्य महिलाएं शामिल हैं। हालांकि 462 प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और वर्ष 2019 के आंकड़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हम उसी के आधार पर दोस्तों ये डिसाइड कर पाएंगे कि आखिरकार जनता के मन में क्या चल रहा है। जी हाँ, किसकी जीत दर्ज होगी, किसकी हार दर्ज होगी 8 अक्टूबर को। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव में 67.74% मतदान हुआ था और इस बार चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव के मुकाबले 75% मतदान का लक्ष्य रखा है। और आयोग की ओर से, मतलब कि चुनाव आयोग की ओर से 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतलब कि पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और जहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है और कुल 29,462 पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात कर दिया है आज के डेट पर।
और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 225 कंपनियां सुरक्षा की कमान अच्छे से संभाल रही हैं और फ्लाइंग, ध्यान रखिएगा, फ्लाइंग स्क्वाड की 500 टीमें व 461 इस स्टेट सर्विलांस टीमें भी यहाँ पर क्या गई हैं, तैनात करी गई हैं। सो गाइस यहाँ पर ना सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रखी जाती है। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग का काम कोई आसान काम नहीं है। चलिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपसे और रेज करता हूँ। आपने देखा होगा कि सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं होता। तो फिर वो सेल्फी पॉइंट किस काम के? जी हाँ, क्योंकि आपके जो स्कूल होता है, स्कूल के मेन गेट के बाहर ही आपको पुलिस वाले रोक देते हैं कि आपका फ़ोन अलाउ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, फ़ोन बैन है। तो अंदर सेल्फी पॉइंट बनाने का क्या फ़ायदा? भाई दिल्ली के अंदर तो ऐसे ही देखा है मैंने। अब आपकी स्टेट में सेल्फी पॉइंट ऐसी जगह पर होता है जहाँ पे लोग बिंदास अपने जैसे फ़ोटो खींच सकते हैं, या फिर कुछ और? आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हैं। वापस आता हूँ दोस्तों टॉपिक की तरफ। दोस्तों चुनाव के लिए प्रचार भले ही गुरुवार को समाप्त हो गया था, लेकिन उम्मीदवारों का पार्टी जो और जितने भी यूथ कार्यकर्ता हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज सुबह तक भी, जी हाँ, अपना प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी का। क्योंकि चुनाव आयोग दोस्तों केवल ऑफलाइन प्रचार करने के लिए, जी हाँ, बैन लगाता है, लेकिन ऑनलाइन आप प्रचार जितना मर्जी कर सकते हो। और इस चुनाव में एक तरफ भाजपा थी तो इस तरफ कांग्रेस थी, तो एक तरफ आपकी आम आदमी पार्टी थी, तो एक तरह का ट्रायपोड चल रहा था। सबको अपनी अपनी जगह पर काफ़ी उम्मीद थी कि जो लहर है वो उनके फेवर में चल रही है। लेकिन कभी कभी कुछ पार्टियों के जो नेता होते हैं वो उस पार्टी की छवि खराब करने के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं। जी हाँ, कभी भी खेला पलट सकता है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जीत पूरी कांग्रेस की दर्ज होनी तय थी, लेकिन अचानक से कांग्रेस के एक नेता ने, ठीक है, बाजी बिल्कुल पलट दी, मतलब कि जीत को हार में कन्वर्ट कर दिया। और कांग्रेस के साथ यही सेम सिनारियो हुआ था पंजाब के अंदर भी। जी हाँ, जीत मिलते मिलते ये जो कांग्रेस है वो हार गई थी। अब यही सेम सिनारियो हमको देखने को मिला 2 दिन पहले, जब शैलजा ने लल्लन टॉप पर एक इंटरव्यू दिया। सौरभ द्विवेदी आपको पता होगा, फेमस पर्सनैलिटी है, परिचय के मोहताज ये बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, इनको सब जानते हैं। इनके साथ में मतलब कि सौरभ ने शैलजा से एक क्वेश्चन पूछा था, और उस क्वेश्चन का इनका जो रिप्लाई आया था उसके बाद साफ साफ ये दिखने लगा आम जनता को कि इनके पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। एक गलत मैसेज जनता में पास हुआ है शैलजा के द्वारा। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनकी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है इनकी एक छोटी सी स्टेटमेंट के बाद से। और दोस्तों अगर हम बात करें वहीं पर बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके द्वारा ऐसे बेतुके बयान दिए गए हैं जिन्होंने बीजेपी की छवि पूरी तरीके से खराब कर दी। या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों बीजेपी की छवि इतनी खराब थी नहीं, हरियाणा के अंदर जो छवि खराब करी है वो उनके नेताओं ने करी है कहीं ना कहीं। मैं मानता हूँ कि देखिए मैनिफेस्टो दोनों पार्टी का अलग अलग जारी हुआ है, ठीक है, कुछ मैनिफेस्टो किसी दूसरी पार्टी से कभी कभी कॉपी करे जाते हैं, और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, किसी और की अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लागू करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैनिफेस्टो के ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से उतर पाएंगे, ये बताएगा आने वाला वक्त। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों बीजेपी के लिए ये भी है कि 10 साल तक आखिरकार हरियाणा के अंदर बीजेपी ने करा क्या? जी हाँ, लोग डंकी मारने पर मजबूर हो रहे हैं लगातार, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है हरियाणा के अंदर। हरियाणा छोड़िए, भारत देश के अंदर किसी भी सरजमी के ऊपर आपको रोजगार देखने को मिलता ही नहीं है। तो इसलिए हरियाणा का युवा या तो दोस्तों मजबूर है क्या, डंकी मारने के लिए। और बीजेपी की एक कार्यकर्ता बोलती है, एक नेता बोलती है, बड़ी नेता स्मृति ईरानी, आपको पता होगा, उनकी स्टेटमेंट ये आई थी कि यहाँ पे राहुल गांधी बात करते हैं कि लोग डंकी मार रहे हैं, युवा बेरोजगार है, विदेश जा रहे हैं जॉब करने के लिए, वो विदेश में जाकर के सेवा कर रहे हैं। दोस्तों सेवा भाव करने का जुनून इतना सवार नहीं होता किसी इंसान के अंदर कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर दे कोई भी युवा। डंकी मारना दोस्तों एक अवैध तरीका होता है, ठीक है, कोई जान पे खतरे पे डाल करके अपने देश को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके दूसरे देश की सेवा करेगा। भाई वाह, भाई बोलने से पहले एक बार सोच लो क्या बोल क्या रहे हो। और उनकी एक नेता है जिनको काफ़ी स्वैग चढ़ रखा है, ठीक है, लाइमलाइट में आने का, वो है कंगना। कंगना के बयानों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, उस पर एक लंबा वीडियो बन सकता है, पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर भी चुका हूँ। इनकी जितनी तारीफ की जाए, ठीक है, लाइमलाइट में आने को लेकर के, उतनी कम है। सोचिए किसानों को आतंकवादी कहना, कितनी बुरी छवि खराब करी है उन्होंने बीजेपी की। और उसके बाद जहाँ पर किसान आंदोलन हो रहे थे, वहाँ पे महिलाओं के रेप हो रहे थे, ये बयान देना, अरे बोलने से पहले सोच तो लो एक बार। अभी इनकी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट और आई है पंजाब को लेकर के,
जी हाँ, पंजाब के युवाओं को लेकर के इन्होंने अलग से स्टेटमेंट कर डाली है। वहीं पर इन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अलग स्टेटमेंट कर डाली है। और यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का कहना यह है कि इनको पार्टी से निकालो। एक दबाव बन रहा है यहाँ पर मोदी जी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बन रहा है। सो गाइस, वास्तविक रूप से इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। मतलब बैक टू प्रेसिडेंट, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। आपका काम है एक्टिंग करना, मूवी बनाना, मूवी में काम करना, वही आप काम करो। क्योंकि आपको दोस्तों शायद चुनाव की इनको हल्की सी भी नॉलेज नहीं है कि किस समय क्या बोलना है। बाद में शाम को इनकी आती है स्टेटमेंट, सॉरी मुझसे गलती होगी समथिंग। अरे बोलने से पहले आप सोच लो, या कुछ सॉरी बोलने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। चलिए, कंगना की बात तो हम समझ सकते हैं। इनको जुम्मे भी 4 दिन हुए आए हुए बस केवल राजनीति के अंदर, तो इनसे गलतियाँ हो सकती हैं। वैसे ये राजनीति में जब नहीं भी थी ना, तब भी ये गलती कर रही थी। एक्चुअली ये अपनी फील्ड को छोड़ करके राजनीति में आई इसलिए थी कि इनको लाइमलाइट में आना था, और इससे अच्छा फील्ड कोई नहीं है। दूसरे की बुराई करो, लाइमलाइट में छा जाओ। लेकिन कुछ दोस्तों नेता ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, जैसे कुमारी शैलजा। जी हाँ, कुमारी शैलजा राजनीति में अभी से नहीं, कई वर्षों से हैं। इनके पिता भी राजनीति में थे और वो लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए कुमारी शैलजा ने भी कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के बीच में मनमुटाव लंबे समय से चल रहा है, खासतौर पर टिकट को लेकर के। इसलिए कुमारी शैलजा को किसी भी चुनाव प्रचार में नहीं मिली थी देखने के लिए। 12 सितंबर से चुनाव प्रचार स्टार्ट हुआ था। इनकी जो पहली रैली हुई थी वो हुई थी 27 सितंबर को, वो भी तब जब सोनिया गांधी ने इनको समझाया था अपने पास बुला करके कि भाई दिक्कत है क्या। अब इन दोनों के बीच में क्या डील हुई, ठीक है, क्या किसने किसको कितना समझाया, वो तो यही जाने। उसके बाद उन्होंने 27 सितंबर को पहली रैली करी थी और 3 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर चुनाव जो प्रचार करने की सीमा थी वो समाप्त होने वाली थी। तो इन्होंने ज़्यादा सहयोग नहीं दिया है कांग्रेस का कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे इनका इंटरव्यू हुआ, ललन टॉप पर इनका इंटरव्यू आप पूरा देख सकते हैं आराम से, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ललन टॉप के दोस्तों जो फाउंडर है कह सकते हैं, वो है सौरभ द्विवेदी। तो सौरभ द्विवेदी ने कुमारी शैलजा से एक सवाल किया था। अब सौरभ ने शैलजा से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आपकी बातचीत होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। मतलब लास्ट में उन्होंने साहब भी लगाया था, जैसे कि रिस्पेक्ट देने को बहुत अच्छे से आती है, और इनके जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज है वो काफ़ी यूनिक होता है। तो जब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो साथ में इन्होंने ये भी पूछा कि आपकी इनसे आखिरी बार कब बातचीत हुई थी। तो शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहने लगी कि याद नहीं है। तो सौरभ द्विवेदी ने कहा कि इतने साल हो गए क्या, आपको इतने बरस हो गए, याद नहीं, समथिंग इस टाइप का उन्होंने करा था हल्का सा। तो शैलजा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि आप देख लीजिए। अब इसके बाद काफ़ी किरकिरी हो गई है। मतलब कि आप एक ही पार्टी के इतने बड़े नेता हो और आपकी बातचीत ना होती हो। जी हाँ, आप इतने बड़े नेता हो, आप हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हो, दोनों ही हरियाणा के अंदर एक बहुत ही फेमस चेहरा है। हाँ, अलग अलग स्टेट की हो तो समझ में आती है बात कि हाँ बातचीत कम होती होगी, लेकिन एक ही स्टेट में आप रहते हो, एक ही स्टेट में आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, दलित का बहुत फेमस चेहरा हो, और आपको पता नहीं कि आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, मीटिंग में आप लोग मिलते होंगे, आपकी अपकमिंग प्लानिंग होती होगी आने वाले समय आप कैसे रणनीति बनाएंगे चुनाव को लेकर के, लेकिन आपने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंटरव्यू हुआ किसी और पत्रकार के द्वारा, तो उन्होंने ये बोला कि भैया जो शैलजा है वो तो हमारी बहन है, उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, राजनीति में लंबा समय हो चुका है। तो इनका मैसेज कहने की पॉजिटिव गया और शैलजा का मैसेज जनता के अंदर नेगेटिव गया, और इसके बाद से कांग्रेस की काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। अभी कल ही फिलहाल फिर दोबारा से ये जो शैलजा है वो मिली है सोनिया गांधी से। या तो इनको फटकार लगी है या फिर कुछ और कहानी नई बनेगी, वो आने वाले समय में बताएगा 8 अक्टूबर को कि आखिरकार अगर ये चुनाव जीत गए तो सीएम चेहरा शैलजा बनेंगी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इससे हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कि वास्तविक रूप से इनकी छवि और ख़राब हुई है शैलजा की, या फिर इस स्टेटमेंट के बाद छवि ठीक हुई है। वैसे दोस्तों छवि ठीक होने वाले इन्होंने कोई काम ऐसे नहीं करे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकी सीटों पर ना, कांग्रेस की सीट पर इस बार बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है इनकी एक स्टेटमेंट के बाद से। मतलब कि महाराष्ट्र की गलती और पंजाब की गलती दोबारा से रिपीट होने वाली है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में करीब 1 महीने तक चुनाव प्रचार चला और भाजपा ने 150 रैलियाँ करी। ध्यान रखिएगा, इन सभी रैलियों में एक मोटा मोटा खर्चा जुड़ा होता है। अगर आप एक आईडी लगाएंगे ना, तो मैं आपको देता हूँ मोटा मोटा आईडी के 2004 में जो हमारे चुनाव होते हैं ना, विधानसभा चुनाव वगैरह, 1 साल में जो कुल खर्चा हुआ था वो हुआ था 10 करोड़ रुपए।
2004 में। अब 2024 में आते आते दोस्तों एक साल में होने वाले जो चुनाव हैं उनका कुल खर्चा बन चुका है 100 करोड़ रुपए। इसलिए दोस्तों जो बीजेपी का मानना है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, इससे हमारा मोटा मोटा खर्चा बच सकता है और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इनिशिएट भी है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी हो सकती है कि आखिरकार किसी राज्य की विधानसभा कुछ साल बाद भंग होगी, खत्म होगी, कार्यकाल समाप्त होगा, तो वो कैसे मान जाएंगे इस चीज़ को। तो इस चीज़ को लेके भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि एक ही दिन चुनाव करवाना पूरे पैन इंडिया पर, तो इतनी ईवीएम मशीन कैसे आएंगी। बिल्कुल आ सकती है, डेवलप हो सकती है, लेकिन अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आखिरकार डिफेंस कहाँ से आएगा, सिक्योरिटी कैसे मिलेगी सभी इस राज्यों को एक ही डेट पर। तो ये भी सवाल खड़ा होता है। कहना आसान है, करना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बट दोस्तों ठान लिया तो मान लिया, मान लिया तो हर चीज़ पॉसिबल है। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 150 रैलियाँ बीजेपी ने करी थी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैली करी थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 रैलियाँ करी थी। और इसके अलावा 40 से अधिक केंद्रीय मंत्रियों ने, सांसदों ने और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री ने कई रैलियों को संबोधित किया था, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 जनसभाओं को संबोधित किया था। और कांग्रेस ने राज्य में 70 रैलियां करी हैं, मतलब कि बीजेपी से भी हाफ से भी कम। बीजेपी ने 150 रैलियां करी हैं और कांग्रेस ने 70 रैलियां करी हैं। और जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 4 रैलियां, वे 2 रोड शो हुए थे, और प्रियंका गांधी वाड्रा की 2 रैलियां और 1 रोड शो हुआ था। और आपको याद होगा विजय संकल्प यात्रा के बाद से जो दोस्तों बेल्ट थी, जीटी बेल्ट, वो उसमें 12 विधानसभाएं आती हैं और इन्होंने विधानसभाओं को कवर करने के लिए इस रूट पर अपनी रैलियां करी थी। और ये वो बेल्ट है, वो जीटी बेल्ट है जहां पर जी हाँ बीजेपी का आधिपत्य काफ़ी अधिक है। लेकिन यहाँ पर इसकी हवा को अपने फेवर में लाने के लिए इन्होंने संकल्प विजय यात्रा शुरू करी थी, और जिसका सकारात्मक प्रभाव भी हमको देखने को मिला। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत जनता इनको सुनने के लिए आई इनकी रैलियों में। लेकिन असली कहानी, असली पिटारा खुलेगा जीत का 8 अक्टूबर को। बस हमको उस डेट का करना है इंतजार। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। जी हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।